चलो फटाफट से दोस्तों 25 सबसेक्शन 1 से लेके 25 सबसेक्शन 9 कर लेते हैं। चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके यस ओके, एक छोटी सी बात बोलनी थी, वो यहीं पे बोल देता हूँ। ओके 25(1) में दोस्तों एक एक पॉइंट है जो ऊपर कवर होता है, चलो मैं कर ही लेता हूँ। तो सीधा बोला है, देखो यार सेक्शन 22 हो या 24 हो, अगर आप लायबल हुए हो रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेंड्स, ओके, अगर आप लायबल हुए हो रजिस्ट्रेशन के लिए माय फ्रेंड्स, देन यू विल हैव टू रजिस्टर विद इन 30 days, विद इन 30 days, एब्सोल्युटली यस माय डियर फ्रेंड्स। ओके you will have to register within 30 days, okay, from the date of becoming liable to register, because if you do that, if you register within 30 days from the date of becoming liable to register, तो effective date of registration will be date of becoming liable to register। और अगर तूने क्या 30 दिन के बाद दोस्तों अगर यही कांड किया है तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके परफेक्ट। उसके बाद दोस्तों ओके एक और चीज बोलनी थी कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिट्स हैविंग सेम पैन इज नेसेसरी व्हेन यूनिट्स आर इन डिफरेंट स्टेट्स, ओके, एंड व्हेन एसईजेड एंड नॉन एसईजेड यूनिट्स आर इन द सेम स्टेट। तो याद रखना व्हेन यूनिट्स आर इन द डिफरेंट स्टेट, यानी एक महाराष्ट्र में गुजरात में और आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया है 50-60 लाख हो गया है माँ कसम, तो आपको महाराष्ट्र और गुजरात में दोनों में कंपलसरी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं मन हुआ उसमें नहीं बेटा, दोनों में करना पड़ेगा। और वैसे ये चीज़ बेटा सेम स्टेट में अगर होती है, सेम स्टेट में आपकी 2 ब्रांच है तो वहाँ पे ऑप्शनल है, करना है तो करो और नहीं करना है तो मत करो, राइट। पर उसमें अगेन मैंडेटरी हो जाता है जब एक एसईजेड में आपकी ब्रांच है और दूसरी नॉन एसईजेड में, ठीक है यस। बस याद रखना कि जब अगर दोनों ही क्या फॉर एग्जाम्पल डीटीएम है यानी कि नॉन एसईजेड एरिया में है, ओके, एक मुंबई में एक पुणे में है, तो गवर्नमेंट यही बोलता है कि दोनों को रजिस्टर करवाना है तो दोनों को करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोथ यूनिट्स कैन बी सेपरेटली रजिस्टर, ओके, दैट्स ऑप्शन नंबर 1। बट दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में माय डियर फ्रेंड्स मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, ओके, दैट इट कैन ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन इन दैट स्टेट, वन ऑफ द यूनिट शैल बी डिक्लेयर्ड एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड द अदर यूनिट्स टू बी डिक्लेयर्ड एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ओके। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों इशारा सिर्फ इतनी ही बात की तरफ जा रहा है, राइट, इतनी ही बात की तरफ जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, कि भाई सुन ले यार, सुन ले, तू एक बात सुन ले कि एक ब्रांच को तुझे रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, राइट, और दूसरी को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है डन। तब जाके ही तू क्या है, तेरी अगर 10 ब्रांच है एक ही स्टेट में तो सिर्फ एक को ही रजिस्टर करवा, दूसरे को मत करवा, पर उस एक को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोल देना और दूसरे को एपीओ भी बोल देना। ऑडिट यस। क्या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में दोस्तों कॉन्सेप्ट ये समझते हैं हम लोग कि 25(4) में कहीं डिफाइंड है, 25(5) में, 25(4) में क्या डिफाइंड है कि भैया दोनों आपकी जो ब्रांच है अगर दोनों रजिस्टर्ड है या तो सेम स्टेट में या तो डिफरेंट स्टेट में, उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, तो दोनों किसके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, तो बोला डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन, राइट। और अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है तो शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटी हो जाएगी, डीम सप्लाई हो जाएगा। और 25(5) में बोला है कि एक में रजिस्टर्ड और दूसरे में अनरजिस्टर्ड है, एक स्टेट में रजिस्टर्ड और दूसरे स्टेट में अनरजिस्टर्ड है, तो उसमें भी उसे डिस्टिंक्ट पर्सन ही बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बीच में विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन हो तो डीम सप्लाई भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा याद रखना अगर आप एक टीडीएस डिडक्टर हो तो आपके पास होना चाहिए थैन, और अगर आप दूसरे बंदे हो नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो आपके पास होना चाहिए पैन, तो ये आपको जीएसटीआई मिलेगा। बट याद रखना एनआरटीपी के केस में पैन की कोई क्या है बेटा ज़रूरी बात नहीं होती है, क्यों, बिकॉज उसका अगर वो एज एन इंडिविजुअल आ रहा है तो सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट होगा, बिजनेस एंटिटी है तो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ओके नेक्स्ट अगर बात करूं दोस्तों 25 सबसेक्शन 8 की, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना एप्लीकेबल है, और यहाँ पे याद रखना ये केस स्टडी बेस्ड सिनेरियोज में आया था दोस्तों,
वंश, अनिकेत, करण, साक्षी, प्रणय, दिव्या, लक्ष्मण, सुनो सुनो बराबर से सुनो कि आज यहाँ पे सिनेरियो क्या है बता देता हूं मैं। कि आज अगर दोस्तों 25 सेक्शन 8 के तहत ऐसा बोला जा रहा है कि देखो भाई, ड्यू टू सम सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च, ऐसा पता चल रहा है कि यू आर लायबल टू रजिस्टर बट यू डिड नॉट रजिस्टर, यू आर लायबल टू रजिस्टर बट यू डिड नॉट रजिस्टर, राइट। तो गवर्नमेंट फिर बोलेगा टेंशन घेऊ ना का, मैं तुझे क्या है बेटा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर देता हूँ, उसको यूज करके लॉग इन कर और टेम्पररी बेसिस पे क्या है रजिस्ट्रेशन लेके अपना टैक्स पे कर, ठीक है। तो सच पर्सन शेल आइदर एक्सेप्ट दैट ही इज लायबल, यस मेरे से गलती हुई थी, मुझे लगा कि मेरा सप्लाई एग्जेम्प्ट है पर एक्चुअली वो टैक्सेबल है यार, ओके। मैं गधा था कि मैं समझ पड़ा कि कोचिंग सर्विस भी एजुकेशन सर्विस में आता है, पर नहीं आता, मुझे पता चला है। तो आज वो एक्सेप्ट करेगा ये चीज को और सबमिट करेगा विद इन 90 डेज। ये लिमिट याद रखना, ये लिमिट याद रखना बंधु मेरे बंधु, कि विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जब आपकी डिटेल्स होंगी। पर अगर नहीं, अगर आपको लगता है नहीं मैं लायबल नहीं हूं, मैं सत्य हूं, ये एग्जेम्प्टेड था और मुझे पता था ये था, आपको ये गलत लग रहा इसलिए मैं ये अपील करना चाहूंगा और मैं कोर्ट में लड़ना चाहूंगा, तो अपीलेट अथॉरिटी ने दोस्तों अगर कंफर्म कर लिया ऑर्डर तो भैया ठीक है, करना नहीं चाहिए था, करना भी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, फिर नो रजिस्ट्रेशन। पर दोस्तों अगर वो उन्होंने अपहेल्ड कर दिया ऑर्डर किसका, प्रॉपर ऑफिसर का, तो अपीलेट अथॉरिटी ने जिस दिन ऑर्डर दिया यानी न्यायाधीश ने जिस दिन ऑर्डर दिया है उसके 30 दिन के अंदर, याद रखना अभी 30 दिन ही दिए, सिर्फ 90 नहीं दिया अभी, उसके सिर्फ 30 दिन के अंदर आपको क्या है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट माय डियर फ्रेंड्स आता है सेक्शन 25 सब सेक्शन 9, जहाँ पे बात करते हैं हम लोग यूएनए को बारे में, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में माय डियर फ्रेंड्स, ओके। दूसरा क्या है फॉरेन एम्बेसी या फिर फॉरेन कॉन्सुलेट के बारे में, ओके। यहाँ पे याद रखना दोस्तों ये तीनों अगर है एंड दे रिक्वायर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके, दे रिक्वायर व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। फॉर व्हाट, फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्सेस। मैंने बताया था दोस्तों कि आज फॉर एग्जांपल आप यूएनओ हो, तो यूएनओ चलो आप फॉर एग्जांपल क्या है फॉरेन एम्बेसी हो, तो आपकी जो भी आउटवर्ड सप्लाईज है वो तो एग्जेम्प्ट ही होती है, पर जो इनवर्ड सप्लाई है दोस्तों उसका भी आपको मिल जाता है क्या, रिफंड। क्यों, बिकॉज फॉरेन एम्बेसी में जो भी लोग होते हैं वो यूएस गवर्नमेंट या वो भी फॉरेन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वो विदेशी ही है बेटा, वो इंडियन नहीं है। और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप अगर हमारे देश में हो तो हम आपके देश के निवासी को नहीं लगाएंगे हमारा देश का टैक्स, एंड सेम गोज विथ अस इन योर देश, समझा। तो आज आउटपुट टैक्स तो लगाए नहीं है, इनपुट टैक्स भी फॉर एग्जांपल जो क्या है लग जाता है और एफडीएम अपने जेब से भर देता है, उसका भी उनको मिल जाएगा क्या, रिफंड ऑन नोटिफाइड इनवर्ड सप्लाईज। तो रिफंड क्लेम करने के लिए बेटा उनके पास होना चाहिए यूआईएन, उसी को लॉगिन करके वो लोग क्या है बेटा वो एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपना रिफंड रेमिट करवा सकते हैं। याद रखना यूआईएन अगर चाहिए दोस्तों तो प्रॉपर ऑफिसर शेल असाइन यूएन ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके, जयशंकर। तो आपको दोस्तों एप्लीकेशन के 3 दिन के अंदर ही यूआईएन मिल जाएगा, ये 3 दिन वाला याद रखना, और यहाँ पे 90 दिन और 30 दिन वाला याद रखना। 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है 25/8 और 25/9 के तहत। तो यहाँ पे दोस्तों 25/9 तक का जो सफ़र था हम लोगों ने कवर कर दिया है, अभी सिर्फ एक छोटा सा प्रोसीजर वाला एस्पेक्ट बाकी है सेक्शन 25 का, फिर 29, फिर 30, दैट्स इट। सो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में माय डियर फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, पर्सन first becomes liable to registration under section 22 or 24, right? Then after that within 30 days he will have to register, right? Next thing that needs to be taken into account is, right, that he will declare the following aspects like PAN number, mobile number, state, okay, in part A of form GST REG 01,
ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है ये कि फिर पोस्ट वेरिफिकेशन, एक बार इसका वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद दोस्तों एक टीआरएन जनरेट होता है, ओके, दैट इज टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। और वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ईमेल आईडी और क्या है आपके मोबाइल में आ जाएगा। ये टीआरएन से यू कैन फिल इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी REG01। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पार्ट बी की, ओके, पार्ट बी की, तो पार्ट बी में डिटेल्स क्या डालनी है वो आपको पता होनी चाहिए अक्षय, ओके। अक्षय आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आता है, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद जैसे ही आपने पार्ट ए और पार्ट बी फिल कर दिया, तो पार्ट ए में पैन, मोबाइल नंबर और स्टेट फिल कर दिया, पार्ट बी में आपने ये सब डिटेल्स फिल इन कर दी। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा टू होम, टू प्रॉपर ऑफिसर माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो जैसे ही ये क्या है दोस्तों प्रॉपर ऑफिसर को पहुंच जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया ऐसा मान लिया जाएगा। ना इम्पोर्टेंट इसके डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन को क्या गिना जाएगा, तो वेरी सिंपल, डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन और 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी विच एवर इज अर्लियर को माना जाएगा, ओके। फ्रैंकली स्पीकिंग बोलूँ तो अगर आपने आधार किया है तो आधार वाला डेट, और आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी वाला डेट, ठीक है, डन। अब दोस्तों होता क्या है, अब आपने एप्लीकेशन पार्ट ए और पार्ट बी फिल करके ओके किसके चरणों में डाल दी है माय डियर फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने प्रॉपर ऑफिसर के चरणों में डाल दी है, राइट। तो प्रॉपर ऑफिसर के चरणों में जैसे ही आपने दोस्तों डाल दी है ये एप्लीकेशन, ठीक है, होगा क्या, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया है, इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर आधार and proper officer is satisfied with all the details and all the documents that you have submitted my dear friends, then in that situation understand my dear friends, very 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 simple, the RC will be granted within 7 working days from the date of submission of sub application, okay। तो within 7 working days from the date of submission of application my dear friends, okay, आपको आरसी मिल जाएगा और अदरवाइज डीम अप्रूव हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट, यस। अगर 7 दिन में अगर नहीं दिया तो डीम्ड अप्रूव्ड, ठीक है। और ये तब होता है जब क्या है वो सेटिस्फाइड होता है, पर अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सीधा रिजेक्ट नहीं करेगा, वो दोस्तों सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले डेफिशिएंसी नोटिस डालेगा, ओके, दैट शो मी द कॉज दैट व्हाई दिस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शुड नॉट बी रिजेक्टेड, because I feel that this is the deficiency, these are the incorrect or incomplete particulars that you need to give me clarification about, ठीक है। तो ये हो जाएगा my dear friends। उसके बाद उसके 7 दिन के अंदर मुझे उसे रिप्लाई कर देना है, वो रिप्लाई दोस्तों अगले 7 के दिन के अंदर वो या तो क्या है बेटा एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो वापस एक बार बोल देता हूँ, पार्ट ए पार्ट बी आपने डाल दिया, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स ओके आप ही सोचिए क्या है सी, ओके, प्रॉपर ऑफिसर के पास ये एप्लीकेशन पहुंच गया है। अब या तो वो क्या एप्लीकेशन देखकर, अब या तो आधार वाला सीन है, यू ऑप्टेड फॉर आधार, यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर आधार। तो ऑप्टेड फॉर आधार में सिनेरियो ऐसा है कि भैया 7 वर्किंग डेज के अंदर आप या तो एक्सेप्ट करो या तो आप डेफिशिएंसी का नोटिस भेज दो, ठीक है। कुछ भी नहीं किया तो डीम्ड अप्रूव हो जाएगा। चलो यस किया तो ग्रांट होगा रजिस्ट्रेशन, डेफिशिएंसी अगर है तो भैया आप 7 दिन के अंदर नोटिस भेज दो। अभी वहाँ से 7 वर्किंग डेज के अंदर ओके रजिस्टर्ड पर्सन को करना पड़ेगा रिप्लाई, समझा। वो रिप्लाई के 7 वर्किंग डे के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को डिसाइड करना पड़ेगा क्या कि या तो मैं इसे ग्रांट करता हूँ या तो मैं इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट करता हूँ, दैट्स इट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इस बात की कि अगर प्रॉपर ऑफिसर
ओके, understand that if he either fails, either does not opt, okay, either fails to undergo आधार, फेल्स टू अंडरगो आधार का मतलब क्या होता है कि उसने अप्लाई किया है, ऑप्ट किया है, पर शायद उसका जो क्या फ़ोन नंबर है वो लिंक्ड नहीं है, उसके आधार नंबर है उसका उसके करंट फ़ोन नंबर से लिंक नहीं है, तो जहाँ पे भी ओटीपी आ रहा है वो गलत फ़ोन नंबर पे आ रहा है, तो वो उस ओटीपी को ट्रेस नहीं कर पा रहा है। दूसरा, डज नॉट ऑप्ट फॉर इट, ऑप्ट ही नहीं कर रहा है वो। तीसरा और चौथा, तीसरा, इट डीम्स फिट टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन, एंड चौथा, person has undergone Aadhaar authentication but data analysis and risk parameters warrant site verification। तो डेटा ऐसा बोल रहा है कि भैया इस बार कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है इसमें, साइट वेरिफिकेशन करके आओ जाओ, ठीक है, ये सिनेरियो है। तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है क्या कि केस 1 हो या केस 2 हो, तो केस 1 तो सॉर्टेड है, केस 2 में ये रीजन है, ठीक है। अगर ये रीजंस के तहत, अगर ये रीजंस के तहत आपने एप्लीकेशन नहीं किया था, तो फिर ऑफिसर बोलता है ठीक है, काम करते हैं, तेरा पहले प्रेमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन को तो डेफिनेटली दोस्तों टाइम लगेगा ही लगेगा, और इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तो फिर उस सिनेरियो में grant RC within 30 working days from the date of submission of application after physical verification of the place of business is done। ओके, तो सिंपल सी बात है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया उसके, ओके, 30 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से क्या है, आप ग्रांट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट हुआ था आपने तो क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन किया नहीं था, तो आपने, सिंपल सी बात है, आपका केस पहले में नहीं दूसरे में जाएगा, जहाँ पे मुझे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसको टाइम लगेगा, 7 दिन के अंदर वो होगा नहीं, तो आज मैं जाऊँ, मैं रिपोर्ट बनाऊँ, उसके लिए 30 दिन का टाइम मांगा है। अगर 30 दिन के अंदर सब सही निकला तो मैं कर दूंगा, नहीं निकला तो फिर अगेन मुझे क्या है, नोटिस भेजना पड़ेगा, जिसका रिप्लाई मैं 7 दिन के अंदर दे दूंगा। फिर तू 7 दिन के अंदर वो रिप्लाई पढ़ के बोल दे कि तुझे सही लग रहा है एप्लीकेशन या गलत, एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दे, ओके, और अगर कुछ भी नहीं किया तो डीम वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना बोल जाना चाहूँगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले 7 दिन थे और यहाँ पे 30 दिन थे, बस इतना ही फ़र्क है, फिर आगे सब 7 दिन ही है। मैंने रिप्लाई भेजा, तूने मेरा रिप्लाई पढ़ा, वो सब उतना ही टाइम लगेगा। यहाँ पे 7 का 30 दिन इसीलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन वाला सीन आ गया था, और वो 7 दिन के अंदर ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता था, एक नया अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है, दैट व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन, माय डियर फ्रेंड्स, ओके, when the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of the person is required after date of grant of RC, he may get such verification of the place of business done, and verification report along with other documents including photographs shall be uploaded in prescribed form on common portal within a period of 15 working days following the date of such verification, ठीक है। Second, कि where the physical verification of the place of business is required before grant of registration, तो यहाँ पे सुन लो, पहले आफ्टर का सीन सॉर्ट करो पहले, कि when proper officer is satisfied that the physical verification of place of business of person is required after the grant of RC, ओके, तो भाई सर्टिफिकेट इशू हो गया है, उसके बाद लग रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, बिकॉज शायद वहाँ पे से जो बोल रहा है कि यार मैं तो यहाँ से बिजनेस कर रहा हूँ, वो एक्चुअली वहाँ से वो बिजनेस कर ही नहीं रहा है, वो कहीं और से कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट ने बोल रहा है ठीक है, ही मे गेट सच वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस डन, वो कर सकता है इस तरह से, एंड द वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ शैल बी अपलोडेड, तो आप वेरीफाई करके आओ, तो उसका जो भी फोटो वोटो खींचा है वही, ओके, वो अपलोड कर देना विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। ये कब की बात है,
वेरिफिकेशन करने जा रहे हो आप रजिस्ट्रेशन देने के बाद। पर अगर रजिस्ट्रेशन देने के पहले, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के पहले अगर दोस्तों क्या है आप वेरीफाई करने जा रहे हो, तो इसमें बराबर से सुनना क्या सीन है। ओके, इन दिस केस द प्रॉपर ऑफिसर शैल गेट वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस and the verification report along with other documents including photographs shall be uploaded at least 5 working days prior to the completion of the time period specified in the said proviso। समझा? तो आज इसका मतलब यही है माय डियर फ्रेंड्स कि आज सिर्फ इतना बोला है, इन circumstances specified in proviso to rule 9(1) the proper officer shall get such verification of place of business done and the verification report along with other documents including photographs shall be uploaded in the prescribed form on the portal at least 5 working days prior to the completion of the time period specified in the said proviso। ओके, तो आज याद रखना कि भैया इस सिचुएशन में आपको इंश्योर करना है कि आप 5 वर्किंग डेज के पहले क्या है ये अपलोड करवा दीजिएगा। ठीक है, यस। तो बस ये चीज़ याद रखना कि आफ्टर क्या सीन है और बिफोर क्या सीन है। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, वो अंडरगोज आधार ऑथेंटिकेशन इन केस ऑफ न्यू एप्लीकेंट, तो इंडिविजुअल के केस में ओके वो खुद, और ऑब्वियसली कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, HUF है, उसमें ऑब्वियसली क्या है वो सब आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, तो कंपनी के केस में रिप्रेजेंट करने आएगा MD WTD, राइट। फिर पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर, HUF के केस में करता, ओके, ऑथराइज सिग्नेटरीज, वट एवर द केस में भी। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉलोइंग पर्सन हैव एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, a person who is not a citizen of India, my dear friends, okay, department or establishment of state government or central government, local authority, statutory body, public sector unit, okay, a person applying for unique identification number under section 25 subsection 9, okay, तो ये सभी लोगों को दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो CG SG ओके, LA स्टैट्यूटरी बॉडी, PSUs ओके, सिटीजन जो इंडिया का नहीं है दोस्तों, एंड UN वाले, ये सबको नहीं है। अच्छा, करना ज़रूरी क्यों है, बिकॉज इससे क्या है, सबसे पहले तो आप कल उठ के आपका RC कैंसिल हुआ तो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा रिफंड ऑफ GST भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इन केस आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने आधार नहीं दिया है, ओके, क्योंकि आपके पास आधार नंबर असाइंड नहीं है, ओके, तो फिर उस केस में आप जब आधार के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो सिंपल सी बात है, आपके पास आधार का एनरोलमेंट स्लिप होगा, वो दे दो, बैंक पासबुक होगा दोस्तों, तो आधार एनरोलमेंट ID तो देना ही है, साथ साथ में या तो बैंक या पासबुक दे दो, या तो पासपोर्ट दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, वोटर ID दे दो, किन्हीं में से कोई भी एक दे दो, बिकॉज सब में और लिखा है, समझा। तो आधार एनरोलमेंट ID के साथ वोटर ID भी चलेगा, पासपोर्ट भी चलेगा, आपका बैंक पासबुक भी चलेगा, या ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, कौन ही एक क्या है सबूत अपने को चाहिए। और जैसे ही दोस्तों आधार नंबर आपको अलॉट होता है, याद रखना 30 दिन के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ 30 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ द आधार नंबर, माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना क्या, ओके, आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,